गुड इवनिंग। आप लोग सारे घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे। साथ में आप अपना स्टडी को भी कंटिन्यूड रखते होंगे, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम और अपने समय पर होगा और स्टडी निरंतर चलना चाहिए। इसी पर्पस को, इसी स्लोगन को हम लोग रखते हुए नेचुरल स्टडी सेंटर के टीम ने यह फैसला किया है कि ईच एंड एवरी चैप्टर बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री 11th एंड 12th का इंक्लूडिंग नीट के एग्जामिनेशन बेस्ड होते हुए, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराते हुए हम लोग जो है आपको सारे मटेरियल अवेलेबल कराएंगे। अभी जो है आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। थ्योरी जैसे समाप्त होगी आपका ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू होगा और वो रैपिड क्लास होगा। लेकिन इसके पहले हम लोग ये मानते हुए पढ़ा रहे हैं कि आपको बेसिक कुछ बन जाए, ताकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आप भी इंटरेस्ट लें, हमें भी मज़ा आए, आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, हाँ। और थैंक्स फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट किया और उन्होंने बार बार ये रिक्वेस्ट की कि सर आप अपना जो है वीडियो अपलोड करते रहें, ताकि हम लोग घर पे बैठ कर अपना स्टडी कंटिन्यूड रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पढ़ने और में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कुछ बच्चों ने अपने प्रॉब्लम भी दिखाए हैं, कुछ प्रॉब्लम लिखाए हैं, जिसका व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये फैलाएं, ताकि सभी बच्चे जो लॉकडाउन में घर पे हैं उन लोगों को मटेरियल अवेलेबल हो सके और बायोलॉजी का क्लास और केमिस्ट्री क्लास कंटिन्यू चल सके, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमारे थ्रू पढ़े हुए जो भी बच्चे हैं वो एग्ज़ाम में अच्छा लिखें, प्रिपरेशन करें और नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट करें। चलिए, अभी जो है कुछ दिन पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ चुका हूँ। अब हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वही जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भाग में बांटे थे, उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम माने ऑर्गन्स को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग क्या हुआ करता था, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डिफिनेशन हम लोगों ने पहले क्लास में बता दिया है, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। जो प्राइमरी मतलब होता है जो मोर इसेंशियल हो उसको प्राइमरी कहते हैं, जिसके बिना हम लोग का कोई काम नहीं हो सके उसे प्राइमरी सिस्टम में रखते हैं। और इसमें पहला हम लोग उस दिन जान गए थे क्या था, ओवरी था। और ओवरी क्या होता है, ए पेयर ऑफ ओवरी है, ए पेयर ऑफ ओवरी है, ओवरीज है। ठीक है, तो क्या है कि एक हमारे पास दो ओवरी है, इस ओवरी में क्या होगा भाई, इस ओवरी में जो है oogenesis होगा। कौन सा होगा, oogenesis होगा।
oogenesis के माध्यम से क्या बन गया प्रोडक्ट, ओवम बन गया। और ये ओवम कहाँ आ जाएगा, ये ओवम जो है बड़ी कैविटी या बड़ी सीलोम एब्डोमिनल कैविटी या सीलोम में ये आ जाता है। और सीलोम में जब ये आ जाता है तब इसको क्या कहा जाता है, सीलोम एक भी कहा जाता है। ये इस प्रकार से आप देख लीजिए कि ये ओवरी का है, ओवरी ए पेयर है। इसका जो है इस शेप की बात करें तो शेप है ये बीज के तरह, आलमंड बीज के तरह, आलमंड के तरह है। इसकी साइज जो है 2 to 4 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। और इसके में जो है बहुत, इसको हम डिटेल्स में जब हम पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो ओवरी के स्ट्रक्चर को, टीएस स्ट्रक्चर को अच्छा से एनालिसिस करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि ये ओवरी है तो आपका जो है ये बहुत सारे इसमें डिफरेंट स्टेजेस में ओवम है और सेल्स है जो कि ये है। और इसमें जो है ये फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें जर्म सेल है, क्या है ये जर्म सेल है जिससे कि ओवम तैयार होना है। ये क्या है, होना है, ओवम तैयार होना है। और ये कैसे तैयार होगा वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जो है हम लोग गैमेटोजेनेसिस मतलब oogenesis की प्रोसेस जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये इसमें होता है। इसमें जो है स्टोमा है, ये जो है मिडिल वाला को, मिडिल पोर्शन को मेडुला कहते हैं। और इस तरीका से इसको हम लोग जो है oogenesis प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तो ओवरी का टीएस का माने अच्छा से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो अगर अभी हम ऑलमोस्ट देखें तो सिर्फ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरी आता है। ओवरी इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज द ए पेयर ऑफ ओवरी इज फाउंड, ओवरी इज फाउंड इन द बॉडी ऑफ फीमेल बॉडी, ठीक है। फीमेल बॉडी में क्या ए पेयर ऑफ होना है। इसका शेप क्या, ऑर्नामेंट शेप का है, साइज जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है वह ऑर्गन्स जिसकी की आवश्यकता तो है लेकिन उस मायने में आवश्यकता नहीं है जितना की प्रायोरिटी हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देते हैं। ये सिंपली पासेज के रूप में काम आता है, ठीक है। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आ जाता है, a pair of fallopian ट्यूब आ जाता है। उसके बाद यूट्रस आ जाता है। तीसरा जो आ जाता है वन यूट्रस, वन वेजिना, और उसके बाद चौथा हो जाता है बर्थोलाइन ग्लैंड, ए पेयर ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड, ए पेयर ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड होता है, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब को अगर हम डिवाइड करें इसका पार्ट्स, तो इसका पार्ट्स में आ जाता है
फेब्यूल इनफंडिबुलम एम्पुला इस्थियम और चौथा जो होगा इस्थियम इनफंडिबुलम इस्थियम, ये जो है आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये इस प्रकार का फिगर है और यूट्रस में देखिए कि इस प्रकार का जो आपको फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लगभग इस तरीका का आपका शेप है। ठीक है, अब ये जो है फेम्यूर हो गया, ये इनफंडिबुलम हो गया, ये एम्पुला हो गया, ये इस्थियम हो गया, ये जो है इंटर एम्यूरल पार्ट हो गया, और ये पार्ट जो कहलाता है ये यूट्राइन फंडस हो गया, और ये जो होता है सर्विक्स कहलाएगा, और उसके नीचे जो है आपका सर्वाइकल कैनाल हो गया, उसके बाद वेजिनल पार्ट हो गया। ठीक है, और इस बीच में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इनफंडिबुलम के पास या फिर फेम्यूर के पास एक ओवल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ दिस वन ओवल स्ट्रक्चर, ये ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी जो है आपका जब एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा हुआ रहता है, किससे जुड़ा हुआ रहेगा? एब्डोमिनल वॉल से। दो चीज से जुड़ा रहेगा, एक एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा रहेगा, दूसरा जो होता है यूट्रस के वॉल से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक, तो एब्डोमिनल वॉल से जो जुड़ा रहेगा यह जो रहता है मेजोवेरियम से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? मेजोवेरियम से, याद रख लीजिएगा। एब्डोमिनल वॉल से, एब्डोमिनल वॉल से जो ये जुड़ा रहेगा ओवरी, ये जो होता है मेजोवेरियम से जुड़ा हुआ रहेगा, और जो पेल्विक वॉल या फिर यूट्रस के वॉल से जो जुड़ा हुआ रहेगा, ये जो है आपका लिगामेंट से जुड़ा रहेगा, ओवेरियन लिगामेंट से, ओवेरियन लिगामेंट से ये जुड़ा हुआ रहता है। ओवेरियन लिगामेंट से पेल्विक रीजन से, पेल्विक रीजन, या फिर इसको कह सकते हैं कि यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल से जुड़ा हुआ जब रहेगा, ये किससे रहेगा? ओवेरियन लिगामेंट से। दूसरा जब एब्डोमिनल के वॉल से जुड़ा हुआ रहेगा तो मेजोवेरियम से जुड़ा हुआ रहेगा। ये जो है टू पेयर्स है, ये वन साइड का आपको दिखाया हुआ है, दूसरे साइड ये साइड भी है। ठीक है, अब आप आइए कि हम फ्लोपियन ट्यूब की बात करें। यहाँ पर क्या है? पहला क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है कि ये फेम्यूर होता है, फीमरी होता है, जिसमें कि एक यहाँ पर सभी फीमरी में ये क्या छिद्र है, ये फिंगर नुमा स्ट्रक्चर है, ये छिद्र है। ये छिद्र जो है ये एब्डोमिनल ऑस्टियम कहलाता है। एब्डोमिनल ऑस्टियम, ये एब्डोमिनल ऑस्टियम क्या करता है कि जैसे ही आपका oogenesis प्रोसेस कंप्लीट होता है और ओवम जो है क्या होता है कि ये सीलोम में आके निकलता है। कहाँ निकलता है? बड़ी कैविटी है सीलोम में, इसलिए इसको सीलोम एक है। और ये क्या होता है? ये ओवम जो ये ऑस्टियम के माध्यम से, फिम्बरी के द्वारा ऑस्टियम के माध्यम से ये इनफंडिबुलम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इनफंडिबुलम में चला जाता है। ये कहाँ पहुंच गया? ये इनफंडिबुलम में पहुंच गया। इनफंडिबुलम से होते हुए कहाँ पहुंच गया? ये एम्पुला के पास पहुंच गया। एम्पुला से होते हुए कहाँ पहुंच गया? इस्थियम के पास पहुंच गया। क्लियर कट? इस्थियम में जब पहुंच गया तो यहाँ इस जगह इस्थियम में क्या हो जाता है? ये मिडिल पार्ट, एम्पुला और इस्थियम जो है ये दोनों का मिडिल पार्ट में जो होता है, मिडिल पार्ट में ये क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर संपन्न होता है,
तो आपको फर्टिलाइजेशन बताना पड़ेगा, या तो स्थियम अगर दिया हुआ ऑप्शनल में तो स्थियम मारेंगे, या फिर एम्पुला और बिटवीन द एम्पुला और स्थियम है तो बिटवीन एम्पुला और स्थियम है तो उसके मिडिल पार्ट में आपको देना होगा कि फर्टिलाइजेशन का क्रिया संपन्न होता है। और इसी यहाँ पर जब हो गया उसके आगे चलेंगे तो इंटर एम्यूरल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटर एम्यूरल पार्ट। तो ये टोटल पार्ट जो यहाँ पर इतना हम बताएं, ये क्या हो गया? ये आपका फ्लोपियन ट्यूब कहला गया। क्या कहला गया? फ्लोपियन ट्यूब कहला गया। ये फ्लोपियन ट्यूब है। तो अगर हम फ्लोपियन ट्यूब को डिवाइड करें, फ्लोपियन ट्यूब को डिवाइड करें कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपको इसमें पहला मिलेगा फीमरी, दूसरा पार्ट्स हो गया इनफंडिबुलम, तीसरा पार्ट्स हो गया एम्पुला, चौथा पार्ट हो गया स्थियम, इस्थमस, और चौथा पार्ट्स हो गया इंटर एम्यूरल पार्ट। ये चार पार्ट्स मिलकर क्या बना गया? फ्लोपियन ट्यूब बना दिया। फ्लोपियन ट्यूब जो है यही चार पार्ट होता है। फेमरी होता है, इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला और स्थियम के बीच में क्या होता है आपका? ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। और ये फिर आगे जो है इंटर एम्यूरल पार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यूट्रस वाले पार्ट में। ये यूट्रस वाला पार्ट है, बीच का जो पार्ट है यूट्रस है। यूट्रस में दो भाग हो जाता है, एक सर्विक्स हो जाता है, दूसरा ये यूट्राइन फंडस कहलाता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है? यूट्राइन फंडस कहलाता है। ठीक है, यूट्राइन फंडस जब हम यूट्रस की को जब हम ये ऊपर से काट कर देखें, टीएस करके देखें, तो ऊपर कवर को, ऊपरी कवर जो होता है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो बीच का पार्ट्स होता है मायोमेट्रियम होता है, और अंत का जो बहुत सारा फोल्डेड पार्ट्स है उसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम यही यूट्रस का पार्ट्स है, जो कि ये एंडोमेट्रियम जो है आपका ग्लैंडुलर पार्ट्स हो जाता है। और मायोमेट्रियम में क्या होता है? ये न्यूरल पार्ट्स होता है। एंडोमेट्रियम में आपका, मायोमेट्रियम में क्या हो जाता है? मायोमेट्रियम में आपका न्यूरल पार्ट होता है, जो कि आपका जिस समय डिलीवरी होता है बेबी का, उस समय पेन अगर क्रिएट होता है तो इसी मायोमेट्रियम में न्यूरल रिफ्लेक्स पैदा किया जाता है, ताकि वो जो है पेन पैदा हो और वहां पर जो है आपका कंस्ट्रक्शन पैदा होने का शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आपका जब बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा होता है, तब तो यहाँ पर होता है। और ये क्या होता है? एंडोमेट्रियम क्या होता है? बहुत सारा फोल्डेड पार्ट्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत सारा फोल्डेड पार्ट्स होता है, और ये ग्लैंडुलर सेल से बना होता है, जो कि हम ग्लैंड का भी काम करता है। अगर आप देखेंगे कि ये जो हम एंडोमेट्रियम क्या करता है कि ये प्रत्येक महीना, प्रत्येक मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये अपना शेप चेंज करता है। ठीक है, आप जिस समय अगर इस समय अगर देखेंगे तो यहाँ पर फोल्ड है, तो अगले महीना में यहाँ पर फोल्ड होगा। तो फोल्ड, इसी फोल्ड में ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण की फीमेल में ब्लडिंग आता है। यहीं पर जो है ये पार्ट्स कट कट के गिरता है, जिसके कारण की आपका ब्लीडिंग होता है। और जब हम बोले थे, एक बार याद कीजिए कि आपका गैमिट बन गया, मतलब में कि ओवम बन गया। ओवम जब यहाँ आ गया, एब्डोमिनल ऑस्टियम से होते हुए पहुंच गया एम्पुला में, एम्पुला के पास पहुंच गया, स्थियम में आ गया, इंटर एम्यूरल पार्ट में हो गया। मतलब में अगर मान लिया जाए कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया है, कहाँ पर? स्थियम के पास फर्टिलाइजेशन हो गया, तब क्या होगा? इस एम्ब्रायो में क्या होगा?
अब क्या होगा, क्लेवेज शुरू होगा। क्लेवेज जब शुरू हो जाएगा तब वो क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। जब क्लेवेज शुरू हुआ तो ब्लास्टुला बना देगा। क्या बनाएगा, ब्लास्टुला बनाएगा। और उसी समय जब ये इफेक्ट होगा तब फिर हार्मोनल एक्शन होगा और इंडोमेट्रियम में ये जो आपको ये फोल्डिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारा ग्रास के तरह स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना लेगा। क्या बनाएगा, ग्रास के तरह स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये ओवम नीचे की ओर आएगा और ये यहाँ पर आके इम्प्लांटेशन करेगा। क्या करेगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद इसी ग्रास में जो है इम्प्लांटेशन होगा और यहाँ पर इम्प्लांटेशन होने के बाद जो क्या होगा कि इसमें प्लासेंटा डेवलप करेगा और यह रूट के तरह स्ट्रक्चर बनेगा और इस एम्ब्रायो को जो है पूरा अपने कैप्चर में ले लेगा और वहां पर प्लासेंटा का निर्माण करेगा। ठीक है, और प्लासेंटा का निर्माण करेगा और ये प्लासेंटा क्या करेगा, इस एम्ब्रायो को जो है फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इसमें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब तो ये बनेगा ही नहीं, ये ग्रास नुमा स्ट्रक्चर बनेगा